हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो हम कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एक वीडियो एक टॉपिक हो चुका है, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन पे, और जो फर्दर है दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। जो मेन इसमें क्वेश्चंस होंगे वो होंगे सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था क्लासिकल मैकेनिक्स पे, वो जो फर्स्ट चैप्टर है बीएससी की बुक का, दैट इज़ जो बेसिक कंसेप्ट है वो उस पे था। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकंड टॉपिक एंड सेकंड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आएगा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे जगह पे यहाँ पे आएगा एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई एंड एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सलरेशन दैट इज अल्फा इज कॉल्ड। सो इन दोनों की जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है दैट इज इक्वल टू टॉर्क। वो किसके इक्वल होती है? टॉर्क की इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो हमारे पास उसमें होता है एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो जो हम रिलेशंस लीनियर मोशन के लिए जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सेम रिलेशन हम यूज़ करते हैं रोटेशनल मोशन में। बस उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो उनकी थोड़ा उसकी जो नोटेशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ। कैसे? यहाँ पे हम फोर्स क्या है, फोर्स होता है लीनियर मोशन में कि हम एक डायरेक्शन में किसी पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड अप्लाई कर लो या लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर लो। अब फोर्स है, वो फोर्स लीनियर से कहाँ पे चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क। ठीक है, सिमिलरली जो लीनियर मोशन में मास का काम होता है वो रोटेशनल मोशन में किसका काम होता है? दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो लीनियर एक्सलरेशन है ए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंगुलर एक्सलरेशन में। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन है, इसमें रिलेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, बस उसकी टर्म्स जो हैं वो क्या हो गई? चेंज हो गई। एफ की जगह पे टॉर्क आ गया, मास की जगह पे आई आ गया, और लीनियर एक्सलरेशन की जगह पे क्या आ गया? एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, सो द आंसर इज सी, दैट इज टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इज। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास है जो उसका रेडियस वेक्टर क्या होता है। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है दैट इज़ एक्स वाई प्लेन। इसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ R1, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो होता है हमारे पास, सपोज कर लीजिए R2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा वो हम कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट बिल्कुल बीच में। ये बीच में इसीलिए हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो मासेस ले रहे हैं उनका दोनों का मास सपोज कर लीजिए पहले कितना है? M1 एंड M2। सेंटर में तभी आएगा जब ये दोनों का मास क्या होगा? इक्वल होगा। बट फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक बार ले लेते हैं कि इसका मास M1 है और इसका मास कितना है? M2। और जो सेंटर ऑफ मास है C, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है हमारे पास? कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R दैट मीन सेंटर ऑफ मास का जो रेडियस वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास प्लस सेकेंड मास मल्टीप्लाइड विद पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल का मास हो गया, ये किसका हो गया? सेकेंड पार्टिकल का मास हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। सो ये जो हमारे पास रेडियस वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का वो किसके इक्वल होगा? दैट इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सॉरी, मेन जो हमारा पॉइंट है ओरिजन, इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे? उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास? दोनों मासेस का जो है सम आ रहा है। तो अब ये दोनों मासेस का सम हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल M, दैट इज़ टोटल M
total mass of the particle. So capital M can be written as m1 plus m2. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, m2r2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M. ठीक है, कैपिटल M क्या था, दैट इज़ m1 प्लस m2. अब इसको हम जर्नलाइज अगर करेंगे n मासिस के लिए या i मासिस के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1/m समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है, सिमिलरली हम किस पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, n पार्टिकल्स के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा mi/r/i. तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट रिलेशन है वो क्या आ रहा है, दैट इज़ ए. क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मीन पोजीशन ऑफ द मैटर इन ए बॉडी और सिस्टम. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि एक पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन पोजीशन ऑफ मैटर. ठीक है, तो हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो किसके इक्वल होती है, दैट इज़ वो उसको हम क्या मेंशन करते हैं, मास. तो जो मेन किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी मेन पोजीशन है मैटर की, ठीक है, मेन पोजीशन है जहाँ पे सारे का जो जिसका जहाँ पे सारे का बॉडी का मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट फ्रॉम विच द वेट ऑफ द बॉडी और सिस्टम में बी कंसिडर्ड टू एक्ट. अभी ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में एक डिफरेंस है. जो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास आया था, वहाँ पे आया था हमारे पास कि मीन पोजीशन ऑफ द मैटर, और फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो जब हम मैटर की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरे का पूरा मैटर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और जहाँ पे उस बॉडी का वेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इन दोनों में डिफरेंस है. मास है तो सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पे उसका वेट कंसीडर करेंगे हम, एक्ट कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी का, मीन्स जहाँ पे वो बैलेंस हो रही है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Question number 5, the quantity of rotation of a body which is the product of movement of inertia and its angular velocity. तो अब हमें यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट किसकी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमें पता है दिस इज़ इक्वल टू एल, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम. अब इसको भी हम लीनियर मोशन से रिलेट कर सकते हैं. लीनियर मोशन में हम एंगुलर मोमेंटम की जगह पे क्या कंसीडर करेंगे, लीनियर मोमेंटम. हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होती है, मास इनटू वेलोसिटी. अब फिर से यहाँ पे देखिए, जो लीनियर मोमेंटम है वो किस में चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम में. जो मास था लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज हो गया रोटेशनल मोशन में. जो लीनियर वेलोसिटी थी वो किस में चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी में. ठीक है, सो इसका ऑप्शन आएगा ए. क्वेश्चन नंबर 6, a quantity expressing a body's tendency to resist angular acceleration is known as. ठीक है, तो एंगुलर एक्सलरेशन को रजिस्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर से हम रिलेट करते हैं इसको लीनियर मोशन में. सो हम न्यूटन के लॉ से पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया. सो इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया यही होता है कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को रजिस्ट करती है, उसमें कोई चेंज नहीं होने देती. वो स्टेट कौन कौन सी होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, कब तक उसको रजिस्ट करती है, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. एफ एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो वहीं पे देखिए फिर से हम इसको देख सकते हैं कि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो किसकी टर्म में चेंज हो गया, एंगुलर एक्सलरेशन. एंगुलर एक्सलरेशन अगर हम देखें तो अभी हमने फॉर्मूला किया है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो बेसिकली वो किसके साथ रिलेटेड है, टॉर्क के साथ. ठीक है, तो जब तक वो जो उसकी बॉडी है वो एंगुलर एक्सलरेशन को रजिस्ट करती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ, किसकी वजह से वो रजिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, दैट इज m,
इन बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एम आर स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, ये है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज दिस इज़ पार्टिकल मास m1 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। दिस पार्टिकल इज़ m2, इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2। ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, तो हम क्या लिखते हैं, उसको जर्नलाइज करके लिखते हैं, दैट इज़ आई इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्टिकल है हमारे पास m1, उसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 और उसका क्या करना है, स्क्वायर, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड पार्टिकल है m2, उसका डिस्टेंस है r2 और r2 का क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट किसकी हो रही है, मास ऑफ द पार्टिकल, ईच पार्टिकल। ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब भी हमें डिस्टेंस लेना होता है, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, जब इसको हम जर्नलाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर समीशन आई। ठीक है, आई पे इसका समीशन आ जाएगा। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ऑप्शन 7 का आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अबाउट द ओरिजिन इज गिवन, द अबाउट द ओरिजिन इज। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ आर क्रॉस पी का। ठीक है, तो पी या फर्दर हमारे पास किसके इक्वल होती है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास हमारे पास क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है, वेक्टर। सो इसका समीशन इन्होंने ले रखा है, हर एक ऑप्शन में सेम ही है, दैट इज समीशन ओवर आई। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इज द फोर्स एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, और इज़ द फोर्स एफ इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जो हमारे पास है वो अननोन क्वांटिटी है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि नो, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्क फॉर्मूलाइज। ठीक है, सो टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। सो एफ होता है एक्सटर्नल फोर्स, हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई होता है उसमें आर। आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से वहाँ उसका फोर्स लग रहा है। सपोज ये एक्सिस ऑफ उसकी, अभी हमने किया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फिक्स्ड एक्सिस आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अबाउट वो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस है आर। सो टॉर्क इज इक्वल टू होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, एंड क्रॉस हटा के हमें पता है अगर इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट, रोटेट होने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला इज। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला पूछा है, तो ये भी हमें पता है, ये तो +1 का क्वेश्चन हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, एफ है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, और जो एन है दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल होता है। तो इन दोनों की जो डिवीज़न होती है एफ डिवाइडेड बाय एन, दैट शुड बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज़ म्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एफ हमारे पास किसके इक्वल बन गया, म्यू एन। सो द राइट ऑप्शन इज ए। 13, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़। अब जैसे हमने रेडियस निकाला है, वैसे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय।
ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। ये टोटल मास जो नीचे डिवाइड में आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के, और इस रिलेशन को हम क्या कर देंगे, जर्नलाइज करके लिख देंगे ओवर द समीशन ओवर द आई एम आई वी आई। लेट्स सी द ऑप्शन की ऑप्शंस हमें क्या दी गई हैं। यस, सो द ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज ए। Question number 14. The straight line through all fixed point of rotating rigid body around which all other points of the body moves in circles is called, that is called axis of rotation। तो हमें पूछा क्या गया है कि सपोज कर लिए हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड है। तो इसमें क्या है, अदर पार्टिकल्स हैं, जो जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं वो जैसे ये बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जितने भी इसके इनसाइड पार्टिकल्स होंगे वो अलोंग द बॉडी क्या करेंगे, सर्कल में इसके राउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट फिक्स्ड लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 15. The dot product of torque and angular displacement is known as, torque डॉट प्रोडक्ट है टॉर्क की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ थीटा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप इसको लीनियर मोशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टॉर्क में लीनियर मोशन में हमारे पास आ जाता है फोर्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमारे पास सिर्फ सिंपल क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। एंड वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क डन। तो ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वर्क डन। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इजी है कि आप लीनियर मोशन के जो भी रिलेशंस होते हैं उन सभी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेशनल मोशन में। बस हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी टर्म है वो किस में चेंज हो जाती है। लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गई, जो फोर्स है वो किस में चेंज हो जाता है, वो टॉर्क में चेंज हो जाता है, जो मास होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। एक्सेलरेशन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक सेंटर ऑफ मास। अब ऐसे करके नेक्स्ट टॉपिक भी और भी आएंगे, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी आपको पता है कि मास्टर कैडर की जो एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है, अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आई बट बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो इसका एग्ज़ाम ऑब्वियसली आफ्टर इलेक्शंस होगा, बट आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो। आपको पता है कि क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं, ठीक है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा एडवांस तैयारी कर लेते हैं, बेसिक हमें वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमें आते नहीं हैं, बट वहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो डू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।